एक कहानी शुरू होती है और सबसे पहले हमें बताया जाता है कि कहानी होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के बाद की। हमें बताया जाता है कि गोकू और वेजिटा के सामने एक मॉन्स्टर सेयन आता है, पर दोनों सेयन्स अपनी पावर को कंबाइन करके उसे हरा देते हैं। गोकू जानता था कि ये सेयन दिल का बुरा नहीं था, इसलिए गोकू और ब्रोली आपस में बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम सब देखते हैं एंड्रॉइड 17 और उसकी फैमिली को, और हमें बताया जाता है पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसका असर बहुत जल्द फ्यूचर पे पड़ने वाला था। अब पास में ऐसा क्या हुआ था और फ्यूचर पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सर्टाला पर, जहाँ पर चांपा आराम फरमा रही थी। कॉलीफ्लावर उनके पास आती है और कहती है कितना खाओगे, अब तो कोई टेक्निक सिखा दो। कि अचानक से वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ जाता है। कॉलीफ्लावर इस बात पे कहती है क्या बात है यार, ये टेक्निक सिखाओगे, मस्त है यार, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना था। चांपा समझ जाता है ये अर्थक्वेक उसके भाई पीरस की वजह से आया है, और वो ये बात भी अच्छे से जानता था। आगे से और भी झटकों का आना अभी बाकी है। इसके बाद हम सब देखते हैं टोपो और पेलमाउट को, यहाँ पर भी अर्थक्वेक आने लगता है और इन दोनों के माइंड में सबसे पहले गोकू का नाम आता है। फाइनली कहानी आती है अर्थ पे, और सबसे पहले हम सब देखते हैं क्रिलिन को, जो अपना काम कर रहा था, पर इस अर्थक्वेक के आने की वजह से उसका काम बढ़ गया था। क्रिलिन एक बस के सभी पैसेंजर्स को बचा लेता है और फिर सोचने लगता है भाई यार गोकू बस कर, क्या तुझे नहीं लगता तेरी ये पावर बढ़ाने की चाहत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इसके बाद फाइनली हम सब देखते हैं गोकू को, जो अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में था, और यार सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में इतनी तबाही कि हर एक यूनिवर्स में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्या बात है भाई। और गोकू के बाद हमें दिखाया जाता है उसके अपोनेंट पीरस को, जो अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म में थे। पहली बार हमने पीरस की इस फॉर्म को देखा था। इसके बाद हम सब देखते हैं पीरस के प्लेनेट पे पीस सुप्रीम काई और एल्डर काई से बात कर रहे थे अपने स्टाफ की मदद से। सुप्रीम काई बताते हैं कि पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। पीस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं जो हो रहा है वो गोकू की ट्रेनिंग का नतीजा है। फाइनली कहानी आती है बैटल पे। हम सब देखते हैं एक की ब्लास्ट गोकू की चेस्ट को हिट होता हुआ पीछे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और एक की ब्लास्ट पीरस के पास से निकलता हुआ पीछे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम सब देखते हैं दोनों वॉरियर्स ने एक दूसरे पर अटैक किया था। पीरस का अटैक थोड़ा बहुत गोकू को लग गया था, पर गोकू का अटैक पीरस को नहीं लगा था, पर दोनों के अटैक की वजह से दो प्लैनेट्स तबाह हो गए थे। गोकू थोड़ा पीछे आता है, एक पंच बनाता है और पीरस पे अटैक करता है, पर पीरस इसके अटैक को बहुत आराम से डॉज करते हैं। गोकू के पीछे आते हैं और उसकी नेक पे एक बहुत ही पावरफुल किक करते हैं। गोकू के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो फिर से पीरस से थोड़ी दूरी बनाता है और पीरस की डायरेक्शन में काफी सारे की ब्लास्ट करने लगता है, पर पीरस एक अजीब सी चीज करते हैं, वो गोकू के की ब्लास्ट को वापस से उसकी तरफ ही डिफ्लेक्ट कर देते हैं। पता नहीं पीरस ने कैसे किया था। आई मीन उनके हाथों पे कोई तो इक्विपमेंट आया था। गोकू के की ब्लास्ट उसको हिट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन वहाँ पर हो जाता है। पीरस सीधा इस एक्सप्लोजन के अंदर पड़े होते हैं, पर गोकू क्या करता है, वो अपनी पूरी स्पीड के साथ पीरस के पीछे आ जाता है। पीरस को देख के तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस बात को नोट कर लिया था। गोकू पीरस के पीछे आता है, अपना अटैक लेता है पीरस पे। पता नहीं वाला अटैक पीरस को लगता है या फिर नहीं, लेकिन हम सब देखते हैं एक और प्लेनेट इस अटैक की वजह से तबाह हो जाता है। हम सब देखते हैं पीरस को, जिनको डैमेज हुआ था, मतलब गोकू का अटैक उनको लग गया था, वो पीछे की तरफ लॉन्च हो जाते हैं, एक प्लेनेट पे जाके हिट होते हैं। ये वही वाला प्लेनेट था जो हमने पहले वाले फ्रेम में देखा था। गोकू थोड़ा सांस लेता है क्योंकि पीरस पीछे की तरफ लॉन्च हो गए थे, पर आउट ऑफ नोवेयर पीरस पता नहीं कहां से आ जाते हैं और सीधा गोकू के मुंह को पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीधा एक हाकाई बॉल बनाते हैं और उसे सीधा गोकू के मुंह के पास लेके आ जाता है। आई मीन शायद मारने का प्लान था यहाँ पे गोकू को, पर गोकू किसी तरह अपनी जान बचा के भाग जाता है। पीरस उसे टॉन्ट करते हैं और कहते हैं वेजिटा तुझे ऐसे भागते देखता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती, भागना बंद कर सेयन, ये तेरी नस्ल को सूट नहीं करता। भागते भागते गोकू प्लेनेट किया पे आ जाता है, पर पीरस भी इसके पीछे आ जाता है। फिर दोनों वॉरियर्स यहाँ से चले जाते हैं, पर इस बेचारे एनिमल की क्या गलती थी, इसके बाल क्यों उड़ाए। गोकू अभी भी अपनी जान बचा के भाग रहा था और पीरस अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। पता नहीं पीरस को सेयन से इतना क्या लगाव था, उसका पीछा ही नहीं छोड़े थे। फाइनली पीरस गोकू के पैर को पकड़ लेते हैं और अभी गोकू की हालत खराब होने वाली थी। पीरस बहुत ही बुरी तरह गोकू के पैर को पकड़ के उसको पीछे फेंक के मारते हैं। साथ ही पीरस इस वाले अटैक में अपनी खुद की एनर्जी भी लगा देते हैं, जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा डैमेज होने वाला था। वो पीछे की तरफ जाता जा रहा था और उसे डैमेज भी होता जा रहा था। अगले फ्रेम में देखते हैं कि गोकू अभी भी पीछे जा रहा था, उसको अभी भी डैमेज हो रहा था, उसके मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है और वो एक और प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक और मून को तबाह करते हुए गोकू प्लेनेट टाको टाको की तरफ आता है। यहाँ के बेचारे एलियंस अपना काम कर रहे थे कि आसमान में देखते हैं कोई तो टूटता हुआ तारा गिर रहा था। गोकू सीधा इस प्लेनेट पे आके स्लैम होता है और उसके मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके अंदर हम सब गोकू को देखते हैं, उसकी आंखों के प्यूपल तक गायब हो गए थे। एलियंस बेचारे कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, एक तो दिन में तारे और सीधा के प्लेनेट पे भी आके गिर रहे हैं। प्लेनेट से थोड़ा दूर हम सब देखते हैं पीरस को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाई हुई थी। अब तो बिल्कुल कंफर्म था ये गोकू को मारना ही चाहते थे। गोकू इस चीज को महसूस करता है और सोचने लगता है अगर मैं मर गया तो अपने आप को और ऊपर कैसे लेके जाऊंगा, अपनी पावर को और ज्यादा कैसे बढ़ाऊंगा, जिंदा तो होना पड़ेगा। तो अभी गोकू के आंखों के प्यूपल वापस आ जाते हैं। गोकू फाइनली उठ जाता है और सबसे पहले अपने साइड वाले एलियन से कहता है मूवी की शूटिंग नहीं चल रही यहाँ पे, आराम से देख रहा है, चल निकल यहाँ से। पीरस की
नजर कोको पे थी, कोको की नजर पीरस पे थी। कोको फिर से अपनी फुल स्पीड में इस प्लेनेट के मून की तरफ बढ़ने लगता है। कोको के मन में एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि पूरी की पूरी स्पीशीज से क्या दुश्मनी है कि अचानक से कोको नोटिस करता है वो जो बच्चा था उसे शूटिंग देखने का बहुत ही ज्यादा मन था, इसलिए वो कोको के साथ जा रहा था। पीरस अपना अटैक ले लेते हैं। अब कोको को खुद को भी बचाना था और इस बच्चे को भी बचाना था, पर क्या कोको इतनी बड़ी हकाई बॉल को सर्वाइव कर पाएगा? क्या खुद को बचा पाएगा? क्या इस बच्चे को बचा पाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल था। पीरस का अटैक इस वाले मून को पूरी तरह तबाह कर देता है और इसके बाद कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे, जहाँ से हमें पता चलता है कोको और पीरस के बैटल को आधा घंटा हो गया था। ऑरेकल फिश कोको की तारीफ करती है कि वो इतनी देर से पीरस से बैटल कर रहा है और पीरस इसी सोच में होते हैं कि क्या उन्हें इस बैटल को ज्वाइन करना चाहिए। इतने में ऑरेकल फिश एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर देती है, यूनिवर्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस का असर हमारा अंत का कारण बनेगा। पीरस पूछते हैं क्या ऐसा इस फाइट की वजह से होगा, पर इतने में ऑरेकल फिश सो जाती है। इसके बाद हम सब देखते हैं अर्थ को, अर्थ पे अर्थक्वेक्स अभी बंद हो जाते हैं। चीची खाना बना के कोको का इंतजार कर रही होती है और मार्जिन बू पहली बार पैन को देखता है। पिगलो और कोहान भी इस बैटल के बारे में बात कर रहे थे। कोको को ऐसे फाइट करते देख कोहान फैसला करता है कि वो भी ट्रेनिंग करेगा, बिकॉज़ क्या पता अर्थ पे कब बड़ा खतरा आ जाए। पिगलो इस बात पे कहता है ख्याल तो अच्छा है, पर तुम्हारी स्टडीज का क्या होगा? कोहान इस बात पे कहता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो चलता है। इसके बाद हम सब फाइनली देखते हैं विजिटा को, जो ट्रेनिंग कर रहा था पर उसे अपनी ट्रेनिंग में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। बैटल पे वापस आता है और हम सब देखते हैं कोको को, जिसे पीरस के अटैक से किस कदर डैमेज हुआ था ये तो आप खुद ही देख सकते हो। कोको कहता है अगर मैं ना होता तो आज ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। पीरस इस बात पे कहता है अब ये तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम है। कोको इस बच्चे से कहता है चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इस बच्चे को मून के हिस्से पे छोड़ देता है। अब ये वापस घर कैसे जाएगा? पीरस कहता है मुझे कभी भी किसी मॉर्टल ने ऐसी फाइट नहीं थी, यहाँ तक कि गॉड्स ने भी बहुत कम बार मुझे इस पावर तक पुश किया है, और शायद तू भी अपनी लिमिट हिट कर चुका है। अभी कोको के मन में वही फीलिंग आती है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम आई थी। पता नहीं क्यों पर कोको को ऐसा लगता है जैसे वो पानी के अंदर डूब रहा है। फाइनली कोको उस पावर को एक्टिवेट करता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मेगा तेनु कोकुई। कोको अपनी पूरी स्पीड में पीरस के पास से निकलता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। मतलब यार क्या ही स्पीड थी इस वाले कोको की, क्या ही पावर है इस वाले कोको की। कोको के अंदर से बहुत सारे की ब्लास्ट, बहुत ही यूनिक सी एनर्जी निकलने लगती है, और अब जाके पीरस को ये बात रियलाइज होती है कि यार कोको तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है। और हम सब देखते हैं कोको के अंदर से जो एनर्जी निकली थी वो ड्रैगन फिश में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यार क्या ही बात है। और ये वाला अटैक सीधा पड़ा होता है पीरस की तरफ। कोको का ये वाला अटैक पीरस को लग जाता है। ऑब्वियसली कोको को यही लगेगा कि ये बैटल खत्म हो चुका है, पर अचानक से कोई दानव जैसा शख्स अपना हाथ कोको के कंधे पे रख देता है। पीरस कोको की तारीफ करते हैं और कहते हैं क्या बात है सेयन, मुझे तो याद भी नहीं है आखिरी बार मैंने इस पावर को कब यूज किया था। कोको पीरस की पकड़ से निकल के उनके पीछे आ जाता है, पर कोको की स्पीड अब पीरस को दिक्कत नहीं देने वाली थी। वो आराम से देख सकते थे कि कोको कहाँ पर है, पर अभी कोको अपना सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा वेव प्रिपेयर करने लगता है। ऐसा लगता है कोको इस बैटल को खत्म करना चाहता है। पीरस को लगता है दोनों वॉरियर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और पीरस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी डिस्ट्रक्शन पावर और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक साथ यूज कर रहे थे। कोको अपना अटैक लेने ही वाला था, पीरस की बॉडी भी इस अटैक के लिए तैयार थी, वो और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, पर अचानक से कोको की बॉडी उसका साथ छोड़ देती है। कोको नीचे की तरफ गिरने लगता है। पीरस कहते हैं अबे अभी तो असली मजा आने वाला था, अभी इसकी बॉडी को इसका साथ छोड़ना था। पीरस बताते हैं इस फॉर्म को कंट्रोल करना इसके लिए भी बहुत मुश्किल है कि पीरस पीस से अपने प्लेनेट पे चलने के लिए बोलते हैं, पर अचानक से पीस और पीरस सुप्रीम काई के प्लेनेट पे आ जाते हैं। सुप्रीम काई की हालत खराब करने के बाद पीरस बोलते हैं तू सभी प्लैनेट्स को ठीक कर सकता है। सुप्रीम काई इनके साथ जाते हैं और हमें पता चलता है पीरस अपने प्लेनेट पे क्यों नहीं गए थे, प्लेनेट बचा ही कौन सा था। पीरस फिर से कहते हैं तू सभी प्लैनेट्स को ठीक कर सकता है। सुप्रीम काई इस बात पे कहता है करूंगा ना, मना क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइनली पीरस को याद आता है कि एक बंदा तो पीछे रह गया जिससे वो बैटल कर रहे थे। सो पीस और पीरस उस बंदे को लेने जाते हैं। इसके बाद कहानी आती है ग्रैंड पीस के पैलेस पे और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड पीस और बाकी सभी एंजल्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी। ग्रैंड पीस सबको मीटिंग अटेंड करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं आपको पता ही होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, लेकिन एक बात बताना अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हुई कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर सीनो सामा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं यूनिवर्स 7 के मेंबर लेपिस ने सभी यूनिवर्सेस को फिश पैक किया था, पर प्रॉब्लम ये हो गई है बाकी के साथ यूनिवर्सेस भी वापस आ गए हैं। कंपेयर इस बात पे कहता है 6 वापस आने चाहिए ना, टोटल तो 18 हैं, पर ग्रैंड पीस बताते हैं नहीं टोटल 19 थे, एक और यूनिवर्स था यूनिवर्स 0। कुसु पूछती है आज तक इस यूनिवर्स के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया गया। ग्रैंड पीस बताते हैं क्योंकि वो मजबूर थे। सभी एंजल सोच में पड़ जाते हैं कि उनमें से कोई गद्दार है। एक अननोन एंजल बोलती है या शायद ये खुद ही गद्दार है। ग्रैंड पीस इस आवाज को सुन के हैरान हो जाते हैं। ये एंजल बोलती है जिसको तुम अपना बाप कहते हो वो बस एक बुज़दिल है जो मेरा सामना करने से डरता है। आज मैं तुमको बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। तो आखिर कौन है ये मिस्टीरियस एंजल और ये क्या सच्चाई बताने वाली है, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में।
आगे हम सब देखते हैं कि सभी एंजल्स की मीटिंग से पहले पीरस और गोकू के बैटल के बाद पीरस के प्लेनेट पे क्या हुआ था ये अभी हमें बताया जाता है। सुप्रीम काई ने पीरस के प्लेनेट को पहले जैसा कर दिया था। फिर सभी गोकू से पूछते हैं मल्टीवर्स की ऐसी तैसी करने के बाद गोकू अभी कैसा फील कर रहा है। गोकू माफी मांगता है और बताता है उसे लगा था इस बार वो लॉर्ड पीरस को हरा ही देगा, इसलिए वो गलती से ज्यादा ही आगे चला गया था। पीरस इस बात पे हंसते हैं और कहते हैं मुझे हराएगा, मजाक है क्या। गोकू इस बात पे कहता है अगर मैं यंग होता तो बताता। अभी पीरस गोकू को हील करने पड़ते हैं, पर गोकू बताता है वो एक इसका रखना चाहता है, इसे वो तब हटाएगा जब वो पीरस को इसी जगह पे एक बड़ा घाव देगा। पीरस को इस बात पे गुस्सा आता है और वीस फाइनली अभी गोकू को पूरी तरह हील कर देता है। गोकू भी इसकी तारीफ करता है और बताता है उनकी हीलिंग एबिलिटी बिल्कुल सेंसू पीस की तरह है, क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत काम आ सकती है। पीस इस बात पे बताते हैं ऑब्वियसली एंजल्स पावर। पीस गोकू से पूछते हैं अब आगे क्या करने का इरादा है। गोकू इस बात पे बताता है अभी मैंने सोचा नहीं है, ऑब्वियसली मुझे इस पावर को मास्टर करना है क्योंकि मुझे नहीं लगता अल्ट्रन स्ट्रिंग के ऊपर भी कोई और पावर हो सकती है। लेकिन ना मैं चिरन को हरा पाया और ना ही लॉर्ड पीरस को। दूसरी तरफ ख्याल ये भी आता है कि मुझे चीची और अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहिए, चीची मेरे इंतजार में मर रही होगी। सो गोकू डिसाइड करता है कि वो अर्थ पे वापस जाएगा और रास्ते में पीस से एक बात पूछता है यार मैंने तो बता दिया पर तुमने अपना नहीं बताया, तुम क्या करने वाले हो। पीस बताते हैं कि उन्हें एक जगह पे जाके कुछ चेक करना है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वहाँ पर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। गोकू इस बात पे कहता है तुम्हें किसने चिंता में डाल दिया, बस एक बार नाम बताओ। खैर नहीं उसकी। पीस बताते हैं कि एक नई प्रेजेंस है, एक गजब की फोर्स एक जगह पे बन चुकी है जो पहले वहाँ पे नहीं थी। गोकू पीस से कहता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है, पर पीस गोकू से बस इतना कहता है अपना हाथ हटाओ। गोकू अपना हाथ नहीं हटाता तो पीस इतना भयानक रिएक्शन देते हैं जिसे देख के सामने वाले की आत्मा उसके शरीर से निकल जाए। पीस बताते हैं कि यूनिवर्स के काम में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है, पर गोकू इस बात पे कहता है मैं पहली बार ऐसा नहीं कर रहा, ये मेरा काम है और यकीन मानो मैं सबको संभाल लूंगा। पीस गोकू की बात मान लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना है जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ग्रैंड पीस ने मुझे बुलाया है और मुझे उनके पास जाना है। पीस गोकू को एक बटन देते हैं और कहते हैं गोकू जब भी चाहे इस बटन की मदद से उन्हें बुला सकता है। गोकू की बात मानने के बाद भी पीस अगेन यही बात कहते हैं कि मान लो मेरी बात, ये तुम्हारा काम नहीं है, पर गोकू भी अपनी बात पे अड़ा रहता है। वो यही कहता है कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा और फाइनली पीस और गोकू उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो पीस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। गोकू ने पहली बार इस जगह को देखा था। वो पीस से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और पीस बताते हैं ये है यूनिवर्स जीरो। अब मजे की बात ये है ग्रैंड पीस ने किसी भी एंजल को यूनिवर्स जीरो के बारे में नहीं बताया था, वो अब जाके बताएंगे जब मीटिंग स्टार्ट होगी। पर पीस को इस यूनिवर्स के बारे में पहले से पता था, मतलब ग्रैंड पीस ने उन्हें पहले से बताया हुआ था। सो ग्रैंड पीस ने बस पीस को ही इस बारे में क्यों बताया था और यूनिवर्स जीरो के अंदर ऐसा क्या राज छुपा था जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था, ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम पर ग्रैंड पीस के पैलेस पे। यह नॉन एंजल सभी एंजल्स को ग्रैंड पीस के बारे में एक राज की बात बताने वाली थी। ये बताती है ग्रैंड पीस ने अरबों लोगों की जान ली थी क्योंकि वो खुद को ओमनी किंग के समान मानते थे। ग्रैंड पीस इस एंजल को अपनी पूरी बात नहीं कहने देते और अटैक कर देते हैं इस एंजल पे, पर इस एंजल को ग्रैंड पीस के अटैक से कुछ भी नहीं होता। बाकी एंजल्स ग्रैंड पीस से पूछते हैं क्या ये बात सच है और ये कौन है। ग्रैंड पीस बताते हैं ये तुम सबकी माँ है, लेकिन ये झूठ बोल रही है। जिस यूनिवर्स के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था वो यूनिवर्स बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन इस यूनिवर्स की वजह से मल्टीवर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, इसीलिए इसका फैसला जल्दी करना था बिना ओमनी किंग को पता चले, जिससे बाकी मल्टीवर्स को बचाया जा सके। ये एंजल कहती हैं जल्दी फैसला करना था, मतलब स्पेस और टाइम को एक्सपेंड करना तुम्हें छोटी बात लगती है और इसलिए तुमने जल्दी फैसला ले लिया, पर तुम्हारे इस जल्दी फैसले की वजह से जो अरबों इनोसेंट लोगों ने अपनी जान बचाई उसका क्या। तुम्हें तो लगा तुमने एक पल में सबको खत्म कर दिया, पर वो एक पल में नहीं था, वो टॉर्चर हजारों करोड़ों सालों तक हम सब सहते रहे। डियर ग्रैंड पीस। ग्रैंड पीस बताते हैं मेरे पास सीनो सामा जितनी ताकत नहीं थी और अगर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एंजल इस बात पे कहती हैं देखा तुम सबने, तुम्हारे बाप ने अपनी दरिंदगी को कितनी आसानी से छुपा दिया, लेकिन तुम सब अपने बाप को गलत मत समझना क्योंकि न ये इनकी गलती थी और न ही ओमनी किंग की। जब ये मीटिंग चल रही थी तब सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आसमान की तरफ देखते हैं कि एक अजीब सी एनर्जी फैल रही थी और उनको पता था कि ये एनर्जी क्या थी और कहां से आई थी। कहानी फिर से आती है एंजल पे जो बताती है गलती ना तो ग्रैंड पीस की थी और न ही ओमनी किंग की, गलती थी इस सिस्टम की जिसकी वजह से तुम्हारे फादर ने ऐसी दरिंदगी दिखाई। इसके बाद एंट्री होती है यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 तक के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की, वो भी इस मीटिंग में आ जाते हैं। एक एक करके सबके नाम पढ़ते हैं। यूनिवर्स 13 के एंजल कैलियन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बल्कन, यूनिवर्स 14 के एंजल सेरस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्रोमल, यूनिवर्स 15 के एंजल मिलाडा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन विलस्प्रिंग, यूनिवर्स 16 के एंजल रैमटॉल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैग्नेट, यूनिवर्स 17 के एंजल ओलोरस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाइसॉस, यूनिवर्स 18 की एंजल ट्विस्ट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा। ऑब्वियसली भाई इस बंदे को खतरनाक एंट्री मारने का शौक पड़ चुका है। फ्रीजा कहता है क्या हाल चाल है सबका, मैं तुम सबसे मिलने के लिए बेकरार था और आपका तो शुक्र अदा करता हूँ। मिस्टर बीस क्या हाल चाल है, आपकी देन। बीस फ्रीजा को देखते हैं और कहते हैं फ्रीजा अब समझ आया
तुम्हारा असली मकसद क्या था, तुम रिवाइव क्यों होना चाहते थे। फ्रीज आगे बताते हैं, जब मैंने तुम्हें रिवाइव किया था मुझे इस बात का अंदाजा था तुम चुप तो नहीं बैठोगे, लेकिन इस हद तक चले जाना। फ्रीजा इस बात पे कहता है, मैं अक्सर वही काम करता हूँ जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। देन फ्रीजा बताता है कि आखिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कैसे। फ्रीजा ने अपने कमांडर्स को सूनो के पास भेजा और वहाँ से फ्रीजा तक ये इन्फॉर्मेशन आई कि सभी यूनिवर्सेस वापस आ गए हैं। एंजल ट्विस्ट ने फ्रीजा को बताया यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने यूनिवर्स से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो फिर वो अपने यूनिवर्स में क्या ही काम करते, उनका यूनिवर्स आगे कैसे बढ़ता। इसलिए फ्रीजा यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करने पहुंच गया, क्योंकि मौका बहुत अच्छा था। और अच्छी बात ये थी यूनिवर्स 18 के गॉड इतने पावरफुल भी नहीं थे, सो फ्रीजा आराम से बैटल को डोमिनेट करने लगा और कुछ ही देर बाद अपना बैटल बहुत ही आसानी से जीतने के बाद फ्रीजा यूनिवर्स 18 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया। फ्रीज इस बात पे कहते हैं, समझना मुश्किल है कि तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीजा हंस के कहता है, बुरा लग रहा है ना कि मुझे रिवाइव क्यों किया। फ्रीज इस बात पे कहते हैं, तुम होश में नहीं हो फ्रीजा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने कितना गलत कदम उठाया है। फ्रीजा इस बात पे कहता है, हाँ वो सब मैं देख लूंगा, फिलहाल मुझे बस इतना बता दो कि गोकू कहाँ पर है। ग्रैंड पीस सोचने लगते हैं अब इसे गोकू से क्या चाहिए। अभी भी इस ग्रैंड पीस को बताते हैं उन्होंने गोकू को यूनिवर्स 0 के पास छोड़ा था और बटन भी दिया था जिससे गोकू उन्हें कांटेक्ट कर सकता था, पर अभी तक गोकू ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया और अभी तो वीस गोकू की प्रेजेंस भी फील नहीं कर पा रहे। पता नहीं गोकू के साथ क्या हुआ था और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पर था। एंजल इस बात पे कहती है, क्या तुम उस मॉडल के बारे में बात कर रहे हो जो खदे की तरह हमारे हेडक्वार्टर्स में चला आया था। चिंता मत करो, हमने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया था। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं, तुमने उस मॉडल को कैद क्यों किया, उसकी पावर तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्या उसके पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। एंजल इस बात पे कहती है, इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है ग्रैंड पीस, आप अच्छे से जानते हैं कि हमने उसे कैद क्यों किया है। इसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि गोकू को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था, वो बहुत बुरी तरह यहाँ पे फंस गया था और कहना मुश्किल था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलने वाला था। अभी ग्रैंड पीस इन सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की डिमांड सुनने लगते हैं। यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैग्नेक ग्रैंड पीस को इन सब की डिमांड बताते हैं। मैग्नेक कहते हैं, एक तो ये जो सिस्टम है ना गाइस गॉड्स एंजल्स, इसको खत्म करो और ये जो न्यूट्रल बने रहने का शौक है तुम्हें, इसको भी बंद करो। सभी एंजल्स इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं, पर ग्रैंड पीस उन सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं और बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स अपनी बात पे अड़े रहते हैं और अपनी बात को सपोर्ट करते हुए वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम सभी गॉड्स को इरेज कर दिया गया था पर एंजल्स को इरेज नहीं किया गया था। ये किसकी गलती थी, इस सिस्टम की। बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ग्रैंड पीस पे प्रेशर बनाते जा रहे थे, पर ग्रैंड पीस बस एक बात कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो क्या कर लोगे। एंजल बताती है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो सभी डीईटीज के बीच एक वॉर होगी, सभी डीईटीज और मॉर्टल्स को एक साइड चुननी होगी, तो अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ, एक नई दुनिया के लिए जिसमें परफेक्ट बैलेंस होगा। इन सब की सभी बातें सुनने के बाद ग्रैंड पीस फाइनली अपना डिसीजन ले लेते हैं, वो सीधा अटैक कर देते हैं इन सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स पर इस अटैक से इन सबको कितना डैमेज होगा ये तो देखने वाली बात थी। हम सब देखते हैं ग्रैंड पीस के आगे सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स फ्रीज होने लगते हैं। इस अटैक का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था कि ग्रैंड पीस की नाक से ब्लड आने लगा था। सच में बहुत ही पावरफुल और यूनिक था ये अटैक। इस अटैक को करने की वजह से ग्रैंड पीस काफी कमजोर पड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। कुसुन के पास आती है, उन्हें संभालती है और पूछती है ये किस तरह का अटैक था। ग्रैंड पीस बताते हैं, मैंने इन सबको टाइम और स्पेस में कैद कर दिया है, पर अभी एक और काम करना बाकी है। हमें किसी भी तरह इन सबको यूनिवर्स 0 में लेके जाना होगा और वहाँ पर इन सबको कैद करना होगा। अभी इस काम को करने के लिए सभी एंजल्स को सुप्रीम काइस की मदद चाहिए थी, तो वीस और कोकोटेल सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइस को बुला लेते हैं। सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइस यहाँ पर आ जाते हैं। किपीडो कहता है, काम आसान तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब एक साथ है तो शायद काम बन सकता है। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। काफी सारे सी फाइटर्स एक छोटी सी पार्टी का मजा ले रहे थे, पर चीची को अभी भी गोकू की फिक्र सताई जा रही थी। उसे किसी भी तरह गोकू को देखना था। चीची रो के अंदर जाने लगती है। कोटेन को अपनी मॉम की फिक्र होती है। फिडल चीची के पास जाती है और उसे समझाने लगती है, गोकू की तो आदत है लेट आने की, वो आता ही होगा। इसके बाद हम सब देखते हैं गोहान को, जो पार्टी में आने के लिए तैयार था। उसने सूट वूट पहन के रखा था। वो बाहर आता है और आसमान को देखता है और उसको आसमान बहुत ही अच्छा लगता है। गोहान पार्टी में आ जाता है और साथ ही पिकलो भी आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि गोकू अभी तक पार्टी में नहीं आया था। देन अचानक से उन्हें आसमान में एक अजीब सी चीज दिखने लगती है। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 11 पे और हम सब देखते हैं जिरन को, जो एक डायनासोर जैसे क्रीचर से फाइट कर रहा था। पता नहीं जिरन इसका क्या करने वाला था, शायद इसको पका के खाने वाला था। जिरन इसका काम तमाम कर देता है और वो भी आसमान की तरफ देखने लगता है। इसके बाद कहानी आती है हिट पे, जो अपना काम कर रहा था और वो भी अपना काम करने के बाद आसमान की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम सब देखते हैं केल, कॉलीफ्ला और काबा को। कॉलीफ्ला ने 20,000 पुशअप्स कर लिए थे। मैं भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके पुशअप्स करूंगा, आप भी करना, अपनी हेल्थ बनाना। काबा को भी आसमान में एक अजीब सी चीज दिखती है। वो कॉलीफ्ला से पूछता है वो क्या है। कॉलीफ्ला कहती है मुझे क्या पता। देन केल से पूछने लगती है क्या तुझे पता है वो क्या है। इस बॉल जैसी चीज में से सबको ग्रैंड पीस की आवाज आने लगती है। ग्रैंड पीस सभी यूनिवर्सेस के मॉर्टल से
से कांटेक्ट करते हैं और उन सबको मल्टीवर्स की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। ग्रैंड पीस बताते हैं एक ईवल एंजल उनके सामने खड़ी हो गई है। अभी के लिए ग्रैंड पीस ने उसे फ्रीज कर दिया है, पर अब से 2 साल बाद वो सब नॉर्मल हो जाएंगे और एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होगी। हर एक मॉर्टल को तैयार रहना है और वो किसकी साइड देना चाहते हैं ये भी डिसाइड कर लेना है। सभी यूनिवर्सेस के मॉर्टल्स तक ये बात पहुंच जाती है। अब वो इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं बुल्मा और विजीटा आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस आने वाली प्रॉब्लम का सामना वो सब कैसे करेंगे। विजीटा कहता है उन्हें ब्रोली को ढूंढना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो हमारे बहुत काम आ सकता है और ये जिम्मेदारी वो बुल्मा को देता है। इसके बाद कहानी आती है पिकलो पे, जिसने अपनी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। अभी कोई तो पिकलो के पास आता है, अब वो कौन है और पिकलो से क्या मदद चाहता है ये तो देखने वाली बात होगी। इसके बाद कहानी फिर से आती है विजीटा और बुल्मा पे। बुल्मा अपने काम पे लग जाती है और जैको को धमकी देती है कि उसे बुल्मा का काम करना ही पड़ेगा। जैको के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको बुल्मा की बात माननी पड़ती है, वरना शायद बेचारे की जान चली जाती। बेसिकली जैको को अर्थ पे आना था और बुल्मा को प्लेनेट पाम्पा पे लेके जाना था। अच्छी बात ये थी कि इस कहानी में भी विजीटा बुल्मा से उतना ही डरता है जितना उसे डरना चाहिए, तो ये देख के काफी अच्छा लगा। विजीटा बुल्मा के डर से बाहर आ जाता है और अभी हम सब देखते हैं कुहान और विडल को जो वहीं पर थे। बुला भी रोने लगती है तो विडल उसे गोद में लेके चुप कराने लगती है। विजीटा कुहान से पूछता है कि वो इन 2 सालों में क्या करने वाला है, पढ़ाई या फिर ट्रेनिंग। कुहान इस बात पे बताता है दोनों। विजीटा कुहान को सजेस्ट करता है कि उसे फीस के साथ ट्रेनिंग करना चाहिए। कोको भी अपनी ट्रेनिंग वहीं पे कर रहा था तो कुहान की काफी मदद हो जाती और साथ ही ट्रंक्स और कोटेन भी ट्रेनिंग के लिए बोल रहे थे, पर कुहान बताता है कि उसके प्लान्स कुछ और हैं। साथ ही कुहान ये भी बताता है कि ट्रंक्स और कोटेन के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर जैसी जगह सही रहेगी। एक ऐसी जगह के बारे में कोको ने कुहान को बताया भी था। विजीटा समझ जाता है कि ट्रंक्स और कोटेन को कहाँ पे ट्रेनिंग कराना है, तो दोनों सेंस को ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी वो अपने हाथों में लेता है और विजीटा कुहान से कहता है कि वो बाकी सी फाइटर्स की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। कुहान इस बात पे कहता है बिल्कुल वो ऐसा जरूर करेगा। सो कुहान भी अपने काम पे लग जाता है, सीधा क्रेलिन के घर पे जाता है, उससे एंड्रॉइड 18 और मैरन से मिलता है। अच्छी बात ये थी कि टीएन और यामचा भी वहाँ पर थे, सो कुहान एक साथ सबसे बात कर सकता था। और इसके बाद फाइनली सभी सी फाइटर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि गोकू वीरस के प्लेनेट पे नहीं था, वो तो यूनिवर्स जीरो में फंस गया था और वहाँ से नहीं निकल सकता था। इसके बाद कहानी आती है पिकलो पे और हम सब देखते हैं यूनिवर्स 6 के नमेकिन पिकलो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग पिकलो ने बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर सकता था। पिकलो दोनों को ट्रेन करने के लिए मान जाता है, पर इससे पहले पिकलो को एक बहुत जरूरी काम पूरा करना था। अब ये काम क्या था ये हमें नहीं बताया जाता। जैको अर्थ पे आता है, बुल्मा को पिक करता है और प्लेनेट पाम्पा के लिए निकल जाता है। ये दोनों प्लेनेट पाम्पा पे पहुंच जाते हैं और ब्रोली चिलाई और लेमो से मिलता है। बुल्मा ब्रोली को पास से देखती है और उसे पता चलता है कि ब्रोली तो काफी लंबा है। चिलाई पूछती है कि क्या काम है। बुल्मा इस बात पे उल्टा पूछती है, क्या तुमने आसमान में उस बॉल जैसी चीज को नहीं देखा था। लेमो इस बात पे कहता है, अरे तुम्हें भी वो सपना आया था। बुल्मा इस बात पे कहती है, वो सपना नहीं था, वरना एक बात बताओ, एक ही सपना तुम तीनों को कैसे आ सकता है। बुल्मा समझ जाती है ग्रैंड पीस के अनाउंसमेंट के टाइम जो भी मॉर्टल सो रहा था, ग्रैंड पीस उन सबके सपनों में गए थे और ये मैसेज उन सबको दे दिया था। चिलाई इस बात को सुन के हैरान हो जाती है कि ये सपना नहीं था, ये तो सच था। और अभी भी इस बुल्मा को भी बता देते हैं कि गोकू यूनिवर्स जीरो में फंस गया है। इसके बाद कहानी आती है कुहान पे। कुहान बाकी सी फाइटर से कहता है, भले ही गोकू उन सब के साथ नहीं है, लेकिन उन सबको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और कुहान उन सबको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करेगा। पर क्रेलिन इस बात पे कहता है कि उन सबके फाइट करने से कोई फायदा नहीं होगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो नॉर्मल वॉरियर से फाइट करके हार गए थे, तो फिर इस डीटीज की फॉर्म में वो सब क्या ही कर लेंगे। मास्टर रोशी भी यही बात कहते हैं कि वो फाइट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर 300 सालों में वो इस लेवल तक आए हैं तो अब से 2 साल की ट्रेनिंग में वो कितने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सबकी बातें सुनने के बाद कुहान कहता है, पता नहीं कितने सालों से गोकू अपनी जान दांव पे लगाता आया है, बस इसलिए कि वो हम सबको बचा सके, इस प्लेनेट को बचा सके। अगर इन सबको फाइट नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन गोकू और बाकी इनोसेंट लोगों की जान बचाने के लिए कुहान फाइट करेगा। इस बात को सुनते ही टीएन और यामचा ट्रेनिंग करने के लिए मान जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि उनके पीछे कोई फैमिली नहीं है, तो वो दोनों फाइट जरूर करेंगे। यामचा, टीएन और कुहान यहाँ से चले जाते हैं। एंड्रॉइड 18 कहती है, माना क्रेलिन को उसके और मेरिन की चिंता है, पर ये बात काफी सारे लोगों की जिंदगी बचाने की है। सो अगर क्रेलिन फाइट करने का फैसला करता है तो 18 भी करेगी, और अगर वो नहीं करता तो 18 भी नहीं करेगी। इसके बाद हम सब देखते हैं विजीटा, कोटेन और ट्रंक्स को। ट्रंक्स अपनी छोटी बहन से प्रॉमिस करता है कि 2 साल काफी लंबा समय होता है, लेकिन वो जितना जल्दी हो सके वापस आ जाएगा। विजीटा भी बुला को गोद में लेता है और कहता है, चिंता मत करना प्रिंसेस, डैडी जल्दी वापस आएंगे। विजीटा बुला की जिम्मेदारी उसके नाना और नानी को देता है और विजीटा, ट्रंक्स और कोटेन पीस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम सब देखते हैं कुहान के साथ टीएन, यामचा और क्रेलिन ने भी फाइट करने का फैसला किया था, और ये सब कहाँ ट्रेनिंग करने वाले थे ये देख के आपको बहुत मजा आएगा। ये सब उड़ के कहीं तो जाने वाले थे और काफी जल्दी वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। हम सब देखते हैं ये चारों पीस के पास आए थे, मतलब ये चारों भी पीस के साथ सफर करने वाले थे। स्वॉर्ड की तरफ से काफी सारे वॉरियर्स इस फाइट में हिस्सा लेने वाले थे, और अब से 2 सालों में ये सब कितने पावरफुल हो जाएंगे इस पे काफी कुछ डिपेंड
करता था, स्पेशली विजिटा और गोहान। व्हीस पूछते हैं सबसे पहले कहाँ पर जाना है और गोहान बताता है यूनिवर्स नंबर 9 में। विजिटा पूछता है किसके लिए और गोहान बताता है टीएन, यामचा और क्रिलिन के लिए। गोहान कहता है कि इन तीनों का ट्रायो डेंजर्स के साथ ट्रेनिंग करना सही रहेगा। मैंने उसे बात तो नहीं की है पर मुझे यकीन है वो हमारी बात मान जाएंगे। यामचा इस बात पे कहता है यार तू उन लोमड़ियों के साथ हमें ट्रेनिंग कराएगा, कोई असली ट्रेनिंग कराना। गोहान इस बात पे कहता है पहले तू ये नकली वाली तो कर ले, अगर कर पाया तो देखेंगे तू असली के लायक है भी या फिर नहीं। स्वॉर्ड के सभी वॉरियर्स व्हीस के साथ यूनिवर्स 9 में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर 3 वॉरियर्स ट्रेनिंग करने वाले थे। बाकी 4 कहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करेंगे ये तो देखने वाली बात थी। इसके बाद हम सब देखते हैं प्लेनेट वाम्पा के सारे लोग प्लेनेट सरडाला पे जा रहे थे। शायद विजिटा ने पुलमा से कहा होगा कि ब्रोली को वहाँ पे लेके जाना है और अभी जय को अपनी स्पेसशिप की पूरी स्पीड दिखा देता है। बाकी सी फाइटर्स फाइनली यूनिवर्स 9 में पहुंच जाते हैं। सबको भी इसकी राइड काफी पसंद आती है बिकॉज काफी तेज थी और इसके पैसे भी नहीं लगते थे। सभी सी फाइटर्स इस अजीब से प्लेनेट को देखते हैं जो बेसिकली स्टीम और कॉटन से बना था। एक यूनिक सा प्लेनेट था जो सी फाइटर्स ने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही इसके बारे में सोचा था। अब दिक्कत ये थी क्योंकि ये प्लेनेट बहुत ज्यादा थिक था तो क्रिलिन को समझ नहीं आता कि वो सब अंदर कैसे जाएंगे। कोई एंट्री भी नहीं थी पर वो शायद भूल गया था उसके साथ एक एंजल भी है। व्हीस अपनी पावर से एक झटके में प्लेनेट में एक बहुत बड़ा होल बना देते हैं। सभी सी फाइटर्स समझ जाते हैं कि भाई एंजल्स कुछ भी कर सकते हैं, इनको सब कुछ आता है। इस प्लेनेट के जो लोग थे वो देखते हैं कि हमारे इस प्लेनेट में किसी ने एक बड़ा होल बना दिया है। क्रिलिन, यामचा और टीएन यहाँ पे जाने के लिए तैयार थे। इन तीनों को लगा था कि गोहान भी उनके साथ यहीं पे ट्रेनिंग करेगा पर गोहान बताता है उसका प्लान कुछ और है। ये तीनों गोहान को गुड लक बोल के यहाँ से चले जाते हैं और गोहान भी इसको बता देता है उसे कहाँ पर जाना है। तो यूनिवर्स 9 में सभी पैसेंजर्स को छोड़ने के बाद व्हीस की टैक्सी आगे बढ़ने लगती है। हमारे तीनों सी फाइटर्स इस प्लेनेट पे गजब की एंट्री मारते हैं। हम सब देखते हैं व्हीस अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाते हैं और गोहान यहाँ पे उतर जाता है पर गोहान कहाँ पे गया था ये अभी हमें नहीं बताया जाता, बस इतना दिखाया जाता है कि ट्रंक्स और गोटेन बात कर रहे थे गोहान यहाँ पे क्यों आया। व्हीस की अगली डेस्टिनेशन थी प्लेनेट सरडाला। विजिटा यहाँ पे उतर जाता है, ब्रोली भी यहाँ पे आने वाला था। फाइनली सेयन प्रिंस अपने बीच काफी सारे सेयंस को देखता है। ये सेयंस विजिटा को देखते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। विजिटा अपने स्टाइल में जवाब देता है तो ये सेयंस उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और विजिटा सोचने लगता है कि भाई वार्म अप का टाइम तो आ गया। व्हीस की आखिरी डेस्टिनेशन थी प्लेनेट पीरस। ट्रंक्स और गोटेन पहली बार पीरस के प्लेनेट को देखते हैं। गोटेन को ये प्लेनेट काफी छोटा लगता है पर ट्रंक्स कहता है खुद का प्लेनेट है यार, छोटा हुआ तो क्या हुआ। पीरस देखते हैं व्हीस अकेले नहीं आए थे, अपने साथ तो पैसेंजर्स को भी लेके आए थे और पीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। व्हीस कहते हैं मेहमान है लॉर्ड पीरस, थोड़ा तमीज से। पीरस इस बात पे कहते हैं तमीज की ऐसी तैसी में, इन दोनों को वापस छोड़ के आ, मुझे अपने प्लेनेट पे बच्चे नहीं चाहिए। गोटेन को पीरस पे गुस्सा आता है और वो थोड़ा अनाप शनाप बोलने लगता है। पीरस छोटे सेयन को वार्न करते हैं कि आवाज नीचे और गोकू की थोड़ी बहुत इंसल्ट भी कर देते हैं। गोटेन का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अटैक करने बढ़ता है पीरस पे। अच्छी बात ये थी कि ट्रंक्स भी सुपर सेयन फॉर्म में आ जाता है और गोटेन को रोक देता है। गोटेन ट्रंक्स को साइड होने के लिए बोलता है, वो किसी भी तरह पीरस को सबक सिखाना चाहता था। उसके मन में बहुत ज्यादा रेज आ चुका था और वो किसी भी तरह पीरस से फाइट करना चाहता था और गोटेन की इस मनोकामना को पूरा करते हुए पीरस बैटल में आ जाते हैं। वो गोटेन के सर को पकड़ते हैं और उसे पीछे दे के मारते हैं। पीरस एक छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शने वाले थे। गोटेन पीछे एक मून पे जाके हिट होता है, उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है पर वो हार नहीं मानने वाला था। वो फिर से फाइट करने के लिए बोलता है और पीरस एक सेकंड में उसके पास आ जाता है, अपनी हकाई एनर्जी यूज करने ही वाले होता है पर वो ऐसा नहीं करते और गोटेन को एक नॉर्मल से अटैक से डाउन कर देते हैं और व्हीस से कहते हैं कि उनके प्लेनेट पे कोई और गेस्ट नहीं आना चाहिए और इन दोनों की प्रैक्टिस कहीं और जाके करा। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 9 पे। टीएन एक बंदे से मदद मांगता है पर वो उसको इग्नोर कर देता है। ये तीनों सोचने लगते हैं क्या इन सबको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, पर उन तीनों को तो आती थी। काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद ये तीनों परगामो, पासिल और लवेंडर से मिलते हैं और इन तीनों की ट्रेनिंग शुरू होने ही वाली थी। इसके बाद कहानी आती है प्लेनेट सरडाला पे। सेयन प्रिंस ने इन सभी सेयंस की हालत खराब कर दी थी। कॉलीफ्ला देखने आती है कि उसके दोस्तों की ऐसी हालत किसने की और उसे दिखता है कि तो विजिटा था। इसके बाद कहानी आती है जैको की स्पेसशिप पे जो यूनिवर्स 6 में आ गई थी। हालांकि पैसेंजर्स को इतना कंफर्ट नहीं मिल रहा था लेकिन अभी ये सब बढ़ रहे थे प्लेनेट सरडाला की तरफ। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 11 पे। टोपो फाइनली यूनिवर्स 11 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला था और मार्गरीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। मार्गरीटा बताती है बेलमोंट की डिस्ट्रक्टिव पावर तो उनके साथ ही रहेगी लेकिन जैसे ही वो एक नॉर्मल मॉर्टल बनेंगे उनकी एज एक नॉर्मल मॉर्टल जैसी हो जाएगी। बेलमोंट बताते हैं कि हो सकता है वो मॉर्टल बनते ही मर जाएं क्योंकि उनकी स्पीशीज जितने सालों तक जीती है वो पहले ही उससे कहीं ज्यादा जी चुके हैं। बेलमोंट टोपो डिस्पो जिरन की तारीफ करते हैं और कहते हैं वो तीनों सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और बेलमोंट उन तीनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पोस्ट कैसे छोड़ता है और दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपनी ताकतें कैसे देता है। मतलब बहुत ही यूनिक सा प्रोसीजर दिखाया जाता है जो रियल सीरीज में तो हमें कभी नहीं दिखाया गया। हम सब देखते हैं बेलमोंट की सारी शक्तियां या फिर शायद उनकी इमॉर्टिलिटी टोपो के अंदर जा रही थी। अब एक्चुअल में क्या ट्रांसफर हो रहा था यहाँ पे ये तो बस वही जानते हैं। मार्गरीटा, जिरन और डिस्पो इस चीज को देख रहे थे और अचानक से
पे उन तीनों को किसी की प्रेजेंस फील होती है। डिस्पो इस बात पे कहता है, वो जाके देखता है कि कौन आया है। डिस्पो इस जगह पे जाता है और उसको यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसको डिस्पो बहुत अच्छे से जानता था, पर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्यों आया है। हम सब देखते हैं टोपो फाइनली एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। उसको अपने अंदर एक नई पावर फील होती है और जैसा बेलमोंट ने बताया था वो मर जाते हैं। बेसिकली उनके अंदर कुछ भी नहीं बचता। मार्गरेटा टोपो से पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है। टोपो बताता है कि सब कुछ सही है और उसके बाद बेलमोंट को देखता है कि बेलमोंट तो उन सबको छोड़ के जा चुके थे। देन फाइनली हमें दिखाया जाता है कि गोहान कहाँ पर आया था, उसका एक्चुअल प्लान क्या था। उसका प्लान था यूनिवर्स 11 में आके यहाँ पे ट्रेनिंग करने का, पर किसके साथ ये तो अभी नहीं पता। गोहान ने भी इस प्रोसीजर को देखा था और उसे समझ नहीं आता ये सब क्या था, पर गोहान बस इतना ही कहता है कि अभी बहुत से काम है जिसपे उन सबको ध्यान देना है। वैसे गोहान जिसकी तरफ देख रहा था वो चिरन था। सो क्या गोहान चिरन के साथ ट्रेनिंग करने आया था, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं विजिटा की धमाकेदार एंट्री पे कॉलीफ्ला काबा से कहती है, देख तेरे आइडल ने हमारे कितने लोगों की वाट लगा दी। विजिटा इस बात पे कहता है कि बचकानी हरकतें बंद करो और मुझे अपने किंग के पास लेके चलो, मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। कॉलीफ्ला इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, हिम्मत तो देखो इसकी, एक तो मेरे लोगों की ऐसी हालत की और ऊपर से मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। विजिटा समझ जाता है कॉलीफ्ला से बात करना बेकार है, तो वो केल से कहता है, इन दोनों को यहीं पे छोड़, तू मुझे अपने किंग के पास लेके चल। कॉलीफ्ला काबा से कहता है, छोड़ मुझे, मैं कुछ नहीं करूंगी। विजिटा इस बात पे कहता है, बिल्कुल मैं छोड़ियो, ये बहुत कुछ करेगी, पर काबा कॉलीफ्ला को छोड़ देता है। कॉलीफ्ला बिना सोचे अटैक कर देती है विजिटा पे। विजिटा को इस बात का पहले से अंदाजा था, तो वो कॉलीफ्ला के अटैक के लिए रेडी था। विजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सेयन फॉर्म में और अपने एक ही अटैक में विजिटा कॉलीफ्ला की हालत खराब कर देता है। विजिटा की गलती नहीं थी, उसने पहले काफी बार वार्न किया था, अब शायद कॉलीफ्ला को मार खाने का शौक चढ़ा था। काबा कॉलीफ्ला को उठा लेता है। विजिटा कहता है, अब मैं कितनी बार बोलूं, लेके चलो मुझे अपने किंग के पास। तो ये यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद कहानी आती है हिट और फ्रॉस्ट पे। हिट किसी वजह से फ्रॉस्ट के पीछे आया था, उसे ढूंढ रहा था। फ्रॉस्ट बेचारा अपनी जान बचा के छुप रहा था, पर पता नहीं कितनी देर तक हिट से बच पाएगा। हिट की नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया। फ्रॉस्ट देखता है हिट किसी का गेम बचाने वाला था। हिट इंस्टेंटली फ्रॉस्ट के सामने आ जाता है और कहता है, किसी और का नहीं, तेरा ही गेम बचने वाला है यहाँ पे, सच बता दे तुझे किसने भेजा है। फ्रॉस्ट इस बात पे कहता है, अबे आराम से यार, ये कौन सा तरीका है पूछने का, और हाँ मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपने लिए काम करता हूँ। फ्रॉस्ट बताता है उसे अपना बदला लेना था। अब फ्रॉस्ट को अपना बदला किससे लेना था ये हमें नहीं बताया जाता, और हिट फ्रॉस्ट के पीछे क्यों आया था, उसे किसने भेजा था ये भी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद कहानी आती है सेंस पे। विजिटा किंग के पैलेस पे पहुंच जाता है, पर उसे अपने सामने कुछ नहीं दिखता। तो काबा इस बात पे कहता है, सामने कुछ नहीं दिख रहा तो नीचे देखो। विजिटा नीचे देखता है तो उसे दिखता है किंग सटाला का पैलेस। वैसे यार मानना पड़ेगा किंग सटाला ने अपने महल को बहुत ही अच्छी तरह से बनवाया था, मानना पड़ेगा इसकी कारीगरी कमाल की थी। विजिटा भी इस पैलेस को देख के स्माइल करता है। काबा का दोस्त वहाँ पे स्पेसशिप में ऊपर उड़ रहा था, तो काबा उससे कहता है, हम सबको किंग के पास जाना है। ये बंदा सबको अपनी स्पेसशिप में बिठाता है और विजिटा से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। आज से पहले उस बंदे ने विजिटा को कभी नहीं देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। विजिटा इस बात पे कहता है कि देखता भी कैसे, वो दूसरे यूनिवर्स से आया है, पर इस बंदे को इस बात पे यकीन नहीं होता। उसे लगता है विजिटा मजाक कर रहा है। फाइनली विजिटा की मार खाने के बाद कॉलीफ्ला को होश आता है और होश आते ही अपने सामने किसको देखती है, विजिटा को। और पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि विजिटा उसे कहीं किडनैप करके लेके जा रहा है। विजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काबा से कहता है, इसका मुंह बंद कर ले, वरना पक्का इस बार इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। काबा इस बात पे कहता है, यही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। और कॉलीफ्ला पागलों की तरह चिल्लाती रहती है। हम सब देखते हैं पैलेस के अंदर काफी सारे रोबोट थे और वहाँ पे काफी सारे सेयन भी थे, ये शायद पहरेदार थे और शायद किंग के पास मैसेज भी यही लेके जाते थे। तो ये बंदे विजिटा का मैसेज किंग सटाला तक पहुंचा देते हैं और किंग सटाला को पता चलता है कि एक बंदा दूसरे यूनिवर्स से उनसे मिलने आया है। तो किंग सटाला कहते हैं कि मैं आता हूँ। इसके बाद हम सब प्लेनेट सटाला के किंग का पूरा लुक देखते हैं और यह देख के कहना पड़ेगा ये सच में गजब के वॉरियर लग रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर बहुत ही खतरनाक पावर छुपी है। अब जो अगला वाला सीन था वो काफी गजब का था। यूनिवर्स 7 के सेयंस का प्रिंस यूनिवर्स 6 के सेयंस के किंग से मिलने वाला था, तो ये बहुत ही ज्यादा गजब का सीन था। एक सेयन प्रिंस और एक किंग आपस में हाथ मिलाते हैं और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। सटाला बताते हैं कि वो है किंग सटाला और विजिटा सिंपली कहता है कि वो है विजिटा। सटाला बताते हैं कि उन्हें बताया गया था विजिटा दूसरे यूनिवर्स से आया है, तो इसके पीछे क्या कहानी है और विजिटा क्यों आया है। विजिटा इस बात पे कहता है कि वो यहाँ पर कहानी सुनाने नहीं आया है, उसके पास वक्त की बहुत कमी है। पर विजिटा अपना असली मकसद बता पाता इससे पहले सटाला उसे बीच में टोक देते हैं और कहते हैं कहानी सुनाने में वक्त बर्बाद नहीं होता। विजिटा इस बात पे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले अपनी कहानी सुना, और वैसे मानना पड़ेगा महल काफी शानदार बनवाया है तूने। सटाला बताता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आज तो यहाँ पे बहुत शांति है, पर पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहले बिल्कुल इसका उल्टा हुआ करता था। मुझे तेरे यूनिवर्स के सेयंस के बारे में नहीं पता, पर हम सब यहाँ पे ताकत के बलबूते पे पहुंचे हैं। काफी टाइम पहले मैं भी एक वॉरियर हुआ करता था जिसे ताकत पाने की भूख थी। हमारे लोगों में बस लड़ाई करने का जुनून था और हम अपना आपा खोते गए, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया था अगर अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं
नहीं करेंगे तो वो साया हो जाएगी। पर धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे तो उस टाइम के किंग ने अपने आप को साबित करने के लिए सबको एक साथ लाया और दूसरी स्पीशीज से संबंध भी बनाए। ऐसा करने से हमारी आर्मी की तादाद बढ़ने लगी और हम दुश्मनों का सामना बहुत ही आसानी से कर पाए। शुरुआत में मैं बस एक आम सा जनरल था जो किंग की बातों को मानता था और उन्हें सपोर्ट करता था, पर काफी जल्दी मेरी वफादारी की वजह से मैं उनका राइट हैंड बन गया। साल गुजरते गए, बैटलफील्ड में मैंने अपने कई साथियों को मरते देखा। हालांकि मेरी वफादारी बढ़ती गई। जिस दुश्मन का सामना हम सब कर रहे थे वो किंग से बहुत ज्यादा नफरत करता था। किंग ने उसे काफी बार हराया था, उसकी जान भी बख्शी थी, पर वो कभी बाज नहीं आया। पर मैं अब शांत नहीं बैठ सकता था। मैंने दिन रात उसका पीछा किया और मेरी इस बढ़ती नफरत ने उसे मार दिया। पर मजे की बात ये थी, उसे मारने के बाद जो सुकून मुझे मिलना चाहिए था वो तो बस एक भ्रम था। उसे मारने के बाद भी मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नफरत का कोई अंत ही नहीं होता। और मेरे इस एहसास ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया और प्लेनेट सटाला जहाँ पहले बस लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो ऐसा बन गया। अब क्योंकि पहले वाली किंग की कोई औलाद नहीं थी तो लोगों ने वोट करके मुझे अगला किंग बनाया और जब मैं किंग बना तो मैंने इन बचकानी वॉर्स को बंद कर दिया। मैंने तुझे ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तू यहाँ पे क्यों आया है और मैं तुझे पहले ही बता दूं हम तेरा साथ नहीं देंगे। विजीटा इन बातों को अच्छे से सुनता है और कहता है मैं समझ गया, तू मरने से डरता है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी रोबोट्स थे, काबा था, इवन जो किंग था, वो सब हैरान हो जाते हैं कि विजीटा ऐसा कैसे कह सकता है। और विजीटा तो आराम से हंस रहा था, पर विजीटा अच्छे से जानता था कि वो क्या कर रहा है। विजीटा जानता था कि पास में उसने बहुत सी गलतियां की थी और इस बार वो ऐसा नहीं करने वाला था। वो जानता था कि उसे किस तरह से बात करनी है। विजीटा ऐसी चीज करता है जिसका शायद आप सबको यकीन भी नहीं होगा। विजीटा किंग के सामने नील डाउन करता है। काबा, कॉलीफ्ला और केल इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि विजीटा के नेचर से ये तो बिल्कुल उल्टा था। विजीटा कहता है किंग सटाला, फादर ऑफ ऑल सेयंस, मैं आपसे विनती करता हूँ अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। आप एक किंग है, आपको अपना फर्ज निभाना होगा। इसके बाद कहानी आती है हिट और फ्रॉस्ट पे। फ्रॉस्ट हिट से कहता है मेरी मदद कर भाई, कम से कम मुझे असासिनेशन टेक्निक सिखा दे, तेरी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर हिट अपने स्टाइल में उससे एक ही बात कहता है कि अपना काम खुद कर और मुझे अपना काम करने दे। फ्रॉस्ट कहता है ठीक है यार, मुझे लगा था हम दोनों दोस्त हैं, वैसे तुझे एक साथी चाहिए होगा ना, तू अकेला रहता है जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। हिट इस बात पे कहता है मानता हूँ तेरे में और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है, पर अपनी जान प्यारी है तो अपना काम खुद कर और मुझे अपना काम करने दे। हिट की ऐसी बातें सुनने के बाद फ्रॉस्ट की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद कहानी आती है जैको और बाकियों पे। जैको कुछ तो खा रहा था या फिर शायद अपना मुंह फुला के बैठा था, पता नहीं क्या बात थी। बुल्मा जैको के ऐसे फेस को देख के हंसने लगती है, फिर अचानक से एक साथ गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है जैको खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया था। जैको अपना इंतजाम तो करके आया था पर बाकियों के लिए कुछ भी नहीं लाया था। ब्रोली बताता है उसके पास मकड़ी के पैर हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो ब्रोली को बता दे, वो शेयर करने के लिए तैयार है। सबके सब ब्रोली की इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि ब्रोली ऐसा कैसे खा सकता है। ब्रोली को तो बहुत मजा आ रहा था अपना खाना खाने में और अभी भी इन सबको 2 दिन लगने वाले थे प्लेनेट सटाला पहुंचने में। इसके बाद कहानी आती है किंग पे। वो जो रोबोट था वो किंग से हुक्म मानता है पर किंग उसे कोई भी हुक्म नहीं देते और विजीटा से कहते हैं कि अपनी बात पूरी कर, मुझे तेरी बात सुननी है। विजीटा कहता है जो हमने सुना वो तुमने भी सुना, तुम चाहो या फिर ना चाहो वॉर तो हो के रहेगी। किंग इस बात पे कहता है तू जानता है ना ये सेंस वाली आम वॉर नहीं है। विजीटा इस बात पे कहता है तो फिर एक बात बताओ, जब दुश्मन तुम्हारी जमीन पे आएंगे तो क्या तुम सफेद झंडा दिखा के उनका स्वागत करोगे? जितना मैं जानता हूँ एक किंग कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि कोई नहीं मरेगा, पर कसम खाता हूँ हर एक बंदे को एक सच्चे वॉरियर की तरह याद किया जाएगा। मैं यहाँ पे सब पे कोई जादू तो नहीं कर सकता पर सबको इस लेवल पे तो लेके आ ही सकता हूँ कि हर कोई अपनी रक्षा तो कर सके। अपनी बात रखने के बाद विजीटा कॉलीफ्ला से कहता है कि विजीटा को पूरा यकीन है कॉलीफ्ला के अंदर हिडन पोटेंशियल है और कॉलीफ्ला इस बात को सुन के सरप्राइज हो जाती है कि विजीटा ने उसकी तारीफ की। इसके बाद अचानक से विजीटा को एक बढ़ती पावर फील होती है। काबा भी इस बढ़ती पावर को फील कर सकता था। हम सब देखते हैं प्लेनेट सटाला के किंग अपनी पावर इंक्रीज कर रहे थे, उनके अंदर जो हिडन पावर थी वो उसको बाहर ला रहे थे। सटाला ने इस बात को दिखा दिया था कि माना अपू फाइट नहीं करते पर काफी टाइम पहले उनके अंदर गजब का पोटेंशियल था, एक ऐसी पावर थी जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सटाला की इस बढ़ती पावर से बाकी सेयंस को तो खुद को बचाना पड़ता है पर विजीटा जैसा था बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहता है। ये दिखाता था कि यूनिवर्स 6 के किंग में जितनी ताकत थी यूनिवर्स 7 का प्रिंस उससे कहीं ज्यादा ऊपर था। फाइनली किंग सटाला एक ऐसा डिसीजन लेने वाले थे जो विजीटा के अकॉर्डिंग उनको लेना चाहिए था। किंग सटाला ऑर्डर दे देते हैं कि सटाला की स्पेशल फोर्सेस को तैयार किया जाए। विजीटा इस बात को सुन के हंसता और कहता है वो इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे। किंग सटाला यहाँ से जाने लगता है पर पीछे मुड़ के विजीटा की बात पे जवाब जरूर देते हैं कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिनसे उन्हें रिग्रेट हो। इसके बाद किंग सटाला का ऑर्डर सभी सेयंस तक पहुंचा दिया जाता है। तो सेयंस यहाँ पे आते हैं और सभी सेयंस को बता देते हैं कि सटाला ने ऑर्डर दिया है सटाला की स्पेशल फोर्सेस तैयार रहे। आखिर में हमको यही बताया जाता है जब विजीटा इन सभी सेयंस के सामने आएगा तो क्या वो अपनी बात को इन सबको समझा पाएगा और अगर समझा पाएगा तो इन सबको फाइट करने के लिए कैसे तैयार करेगा। वैसे विजीटा जब सभी सेयंस से बात करेगा और उन सबको एक साथ लड़ता देखेगा तो विजीटा को बहुत मजा आएगा ना, क्योंकि रियल सीरीज में तो विजीटा को कभी ऐसा मौका नहीं मिला
मिला था कि वो सभी सीएंस को हुक्म दे पाए। तो देखना पड़ेगा आगे आने वाले चैप्टर में क्या होने वाला है। क्या विजिटा सभी सीएंस को वक्त रहते तैयार कर पाएगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं किंग सडाला सभी सेंस को स्पीच देते हैं कि आज तक हमने शांति और अमन बनाए रखा था, पर अब हालात बदल चुके हैं। हमें आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा और अपने लोगों के लिए जीतना होगा। इसके बाद कहानी आती है जैको और उसकी स्पेसशिप के अंदर बैठे काफी सारे पैसेंजर्स पे, जो फाइनली 2 दिन के बाद प्लेनेट सडाला पे पहुंच गए थे। काफी लंबा सफर था इनका। जैको और ब्रोली तो काफी अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन बाकी जो पैसेंजर्स थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, बिकॉज पिछले 2 दिन में उन्होंने मकड़ियों के पैर खाए थे, जो खाने में ज्यादा टेस्टी नहीं होते। जैको अपना एक गैजेट निकालता है और उसे विजिटा के पीछे लगा देता है, जिससे विजिटा को ढूंढ पाए और कहता है इतने कुछ खा लिया जाए, वैसे भी तुम सब मकड़ियों के पैर खा के थक गए होगे। जैको अपने आसपास देखता है और उसे दिखती है एक कबाब की दुकान। एक बंदा काफी लजीज कबाब बना रहा था। जैको उसके पास जाता है और कहता है 5 बंदों का इंतजाम कर दे भाई। अब ये बंदा सबसे उनके ऑर्डर्स पूछता है, तो सब देखने लगता है कबाब के अलावा यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है। और हम सबको बताया जाता है ब्रोली को पढ़ना लिखना नहीं आता, चिलाई ने उसे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। इसके बाद हम सब देखते हैं जैको ने विजिटा को ढूंढने के लिए जो गैजेट लगाया था वो फाइनली विजिटा को ढूंढ लेता है और सीधा जैको को कॉन्टेक्ट करता है। जैको बेचारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खाना खा रहा था। जैसे जैको कॉल उठाता है ये गैजेट कहता है विजिटा मिल गया। जैको कहता है तूने बहुत बढ़िया काम किया, पर अचानक से इस गैजेट के साथ कुछ तो हो जाता है, बिकॉज जैको का सिग्नल इसके साथ टूट जाता है। जैको बार बार अपने गैजेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उससे कांटेक्ट नहीं बना पाता और जैको समझ जाता है मेरे गैजेट का काम तमाम हो चुका है। और हम सब यही देखते हैं कि विजिटा ने जैको के गैजेट का काम तमाम कर दिया था। जैको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक तो खाने का खर्चा वो देने वाला था, ऊपर से उसका इतना महंगा गैजेट टूट गया था। अब तो वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। जैको उड़ के विजिटा की तरफ जाने लगता है। जैको ने ठान लिया था आज चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, पर विजिटा को सबक सिखा के ही मानेगा। ऐसे कैसे विजिटा ने उसका इतना महंगा गैजेट तोड़ दिया। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे आती है। ये वो टाइम था जब गोहान यूनिवर्स 11 में जाने के लिए नहीं निकला था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोहान की पूरी फैमिली उसके घर पे थी और पिकोलो उनसे मिलने आता है। पिकोलो गोहान को ऑल द बेस्ट बोलता है और विडल से पूछता है क्या वो पेन को अपने साथ ट्रेनिंग कराने ले जा सकता है। विडल को ये बात मजाक लगती है, बिकॉज पेन की उम्र ही क्या थी, पर पिकोलो बताता है वो मजाक नहीं कर रहा। उसने गोहान को तब ट्रेन किया था जब गोहान बस 4 साल का था। विडल इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वो दिन अब कब के चले गए और पिकोलो को भगा देती है। पिकोलो को यहाँ से भगाने के बाद विडल गोहान से कहती है वो दोनों विजिटा के घर पे जाएंगे और विडल का ऐसा गुस्सा देखने के बाद गोहान की हालत खराब हो जाती है। पेन पूछती है मॉम ने ऐसा क्यों किया और पिकोलो कहाँ पर गए। कितने में विडल का एक और ऑर्डर आ जाता है कि पेन के सोने का टाइम हो चुका है। इसके बाद हम सब देखते हैं पेन अपने रूम में थी और कोई तो बुक पढ़ रही थी। अब कहना मुश्किल था कि ये कोई नॉर्मल बुक थी या फिर कोई कॉमिक बुक थी, बिकॉज पेन की 4 साल की थी, लेकिन वो गोहान की बेटी थी तो कुछ भी कर सकती थी। गोहान पेन से मिलने आता है। पेन सोने की एक्टिंग करती है, पर उसकी बुक नीचे गिर जाती है। गोहान की नजर इस बुक पे जाती है और वो समझ जाता है उसकी बेटी नहीं सो रही। गोहान पेन के पास आता है और कहता है उसकी चोरी पकड़ी गई और सोने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी पेन सोती है तो वो बहुत खर्राटे लेती है। पेन सॉरी बोलती है और गोहान कहता है अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस बात को हमेशा याद रखना। लोग हमेशा अपनी सोच तुम पर थोपने की कोशिश करेंगे, पर सबसे जरूरी ये है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। इसलिए कभी भी किसी को ये मत कहने दो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारा दिल साफ है और मुझे यकीन है तुम किसी को भी दुख नहीं दोगी। पेन पूछती है आज उसके डैड ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और गोहान को याद आता है उसकी बेटी अभी बस 3 साल की है, उसको कहाँ ये सब बातें समझ आने वाली थी। इसके बाद कहानी आती है जैको पे, जो विजिटा के पास पहुंच गया था और आते ही सीधा सवाल करता है क्या तुमने किसी एक्सपेंसिव गैजेट को तबाह किया है विजिटा। विजिटा इस बात पे कहता है तेरे गैजेट की ऐसी तैसी पता क्या कर लेगा। जैको इस बात पे कहता है यही तो दिक्कत है कि कुछ नहीं कर सकता, वरना मन तो बहुत कुछ करने का है। इसके बाद जैको विजिटा के साथ साथ प्लेनेट सडाला के सभी सीएस को अपने पैसेंजर्स के पास लेके आ जाता है। ब्रोली, चिलाई, लेमो और बुल्मा इन सब से मिलते हैं। बुल्मा काबा को तो अच्छे से जानती थी, पर कॉलीफ्ला और केल को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि विजिटा ने बुल्मा को इन दोनों सीएस के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। कॉलीफ्ला को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और विजिटा एक सिंपल सी बात कहता है बताने वाली कोई खूबी भी तो होनी चाहिए, और कॉलीफ्ला को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कॉलीफ्ला का दिमाग खराब हो गया था, वो यहाँ से जाने लगती है। काबा को भी एक जरूरी काम याद आता है, वो भी यहाँ से जाने लगता है और विजिटा को समझ नहीं आता इस प्लेनेट के सीएस इतने कायर कैसे हो सकता है। केल देखती है कि उसके दोनों साथी चले गए और उसको लगता है उसको भी जाना चाहिए, पर बुल्मा कहती है तुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा इस प्लेनेट पे, वरना हमें गाइड कौन करेगा। तो केल को यहीं पे रुकना पड़ता है। अब केल की नजर जाती है ब्रोली पे और ब्रोली की नजर जाती है केल पे। दोनों लेजेंडरी सीएस की आंखें आपस में टकरा जाती है और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे दोनों को आपस में पहली नजर में ही प्यार हो गया था। केल और ब्रोली बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। चिलाई इस बात को देखती है और कहती है मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, इसकी तरफ क्या देख रहा है, क्या लगती है ये तेरी। ब्रोली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, केल भी अपने आप को इंट्रोड्यूस
यूज करती है, फिर एक लंबी गहरी सांस लेती है और सोचने लगती है कि वो ऐसा कर सकती है, उसे बस नॉर्मली बिहेव करना है सबके साथ। केल के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सबसे कहती है वो सबको प्लेनेट सटाला घुमाएगी। बुल्मा को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है और केल कहती है सबसे पहले डाउनटाउन चलता है। तो ये सब केल के पीछे जाने लगता है। हालांकि वेजिटा को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसे और बहुत से इंपॉर्टेंट काम करने थे और ये तो उसके लिए एक टाइम वेस्ट था। चिलाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। ब्रोली की गलती नहीं थी, उसे अच्छे बुरे की ज्यादा समझ नहीं थी, तो अभी ब्रोली चिलाई को मनाने लगता है। इसके बाद ये सब प्लेनेट सटाला के डाउनटाउन पहुंच जाता है, वो भी बस 30 सेकंड्स में। सबको ये जगह बहुत अच्छी लगती है सिवाय जैको और चिलाई के। ब्रोली कहता है डाउनटाउन तो देख लिया, अब आगे क्या देखना है, और केल इस बात पे कहती है पास जाके देखेंगे ना तो और अच्छे से दिखेगा। चिलाई सोचने लगती है कि केल उससे ब्रोली को छीन न ले, पर केल को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन था। ये सब यहाँ पे घूमने लगता है और ब्रोली ने लाइफ में पहली बार ऐसा नजारा देखा था। उसे बच्चों का खेलना और लोगों का घूमना काफी यूनिक लगता है। केल पूछती है कि तुम्हारे प्लेनेट पे ऐसा कुछ नहीं होता, और ब्रोली बताता है उसने अपनी पूरी जिंदगी हंटिंग की है, उसके प्लेनेट पे लोग ही नहीं थे। ब्रोली बच्चों को खेलता देखता है तो उनसे पूछने लगता है वो सब कौन सा खेल खेल रहे हैं। ब्रोली जायंट व्हील को देखता है तो सोचने लगता है अगर हम उड़ सकते हैं तो इसमें बैठने की क्या जरूरत है। ब्रोली एक लड़की की तारीफ करता है। अगेन उसके मन में जो भी आ रहा था वो बस बोले जा रहा था, और यहाँ के जो गुंडे थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये गुंडे लड़कियों पे कमेंट पास करते हैं तो बुल्मा उन्हें बता देती है वेजिटा से इतना क्यों डरता है। वैसे यार मानना पड़ेगा सेयंस का असली खौफ है बुल्मा। चिलाई बुल्मा की तारीफ करती है कि उसने इन गुंडों को अच्छा सबक सिखाया, और बुल्मा कहती है ब्रोली को बिना टी शर्ट के नहीं घूमना चाहिए, और बुल्मा के पास इस चीज का इलाज भी था। बुल्मा ब्रोली को एक नई टी शर्ट देने वाली होती है, पर इससे पहले बुल्मा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो ब्रोली के फर को हटाने लगती है और ब्रोली बहुत ही गुस्से में बुल्मा के हाथ को पकड़ लेता है। बुल्मा ब्रोली से माफी मांगती है बिकॉज उसे नहीं पता था ये फर ब्रोली के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फाइनली ब्रोली को एक नई टी शर्ट मिल जाती है। हालांकि ब्रोली को इस टी शर्ट में इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, उसे ये काफी टाइट लगती है, पर बुल्मा कहती है ये बिल्कुल ठीक है, और चिलाई ब्रोली की तारीफ करती है तो ब्रोली को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद कहानी आती है पीस, ट्रंक्स और गोटेन पे, जो एक नए प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने वाले थे बिकॉज वीरस ने अपने प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने से मना किया था। ट्रंक्स और गोटेन को लगता है वो दोनों फ्यूज होके यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, पर पीस दोनों को फ्यूज होने से बिल्कुल मना कर देता है। पीस बताते हैं इस ट्रेनिंग का पहला पार्ट होगा कोटिंग्स की मैक्सिमम पावर तक पहुँचना, या फिर दोनों को एक ऐसे पावर लेवल तक लेके जाना जो दोनों के पोटेंशियल के क्लोज हो। 3 स्टेप्स होने वाले थे इस ट्रेनिंग में, जिसमें पहला था कि दोनों सेयंस को अपने इनर सेल्फ्स के साथ एक होना होगा। इसके लिए दोनों को अपने इमोशंस, अपनी वीकनेस और अपने अंदर के डीमंस का सामना करना होगा। इसके बाद पीस, ट्रंक्स और गोटेन को उनका पहला टास्क देते हैं। बेसिकली एक डिवाइस देते हैं जिसमें अगर एक साइड से हिट किया तो रेड लाइट चलेगी, दोनों साइड से हिट किया तो ग्रीन लाइट चलेगी। ट्रंक्स और गोटेन को एक ही साथ दोनों लाइट्स जलानी थी इस प्रेशर के साथ कि डिवाइस के अंदर रखी बॉल एक्सप्लोड हो जाए। तो दोनों सेयंस को उनका पहला टास्क मिल जाता है। काफी मुश्किल था बिकॉज गोकू और वेजिटा ने भी कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं की थी। पता नहीं भी दोनों सेयंस को किस लेवल की ट्रेनिंग कराने वाले थे। इसके बाद कहानी आती है वेजिटा पे, जो प्लेनेट सटाला के सेयंस को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा के सामने 3 सेयंस खड़े थे जो बाकी सेयंस के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वेजिटा सभी सेयंस को 3 ग्रुप्स बनाने बोलता है। ऑब्वियसली जो 3 ग्रुप्स बनेंगे वो इन तीनों पावरफुल सेयंस से फाइट करेंगे और वेजिटा इन सबको देखेगा। सो फाइनली इन सभी सेयंस की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। वेजिटा को अपने काम में बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। बुल्मा और जैको बोर होने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। बेचारे यहाँ पे आके फंस चुके थे, शायद उन्हें वापस चले जाना चाहिए। सभी सेयंस वेजिटा की बात मानने थे, उसकी तरह ही ट्रेनिंग कर रहे थे, पर कॉलीफ्ला ऑब्वियसली उसकी बात नहीं मानने वाली थी, तो वेजिटा कॉलीफ्ला को सजा देता है। कॉलीफ्ला वेजिटा की बात नहीं मानती तो वेजिटा सुपर सेयन फॉर्म में जाता है और सभी सेयंस को अपनी पावर से हैरान कर देता है। पर जो 3 पावरफुल सेयंस थे वो वेजिटा को इस फॉर्म को यूज करने से मना कर देता है। वेजिटा को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक तो ये सेयंस उसको नाम से बुला रहे थे और उसको ऑर्डर्स भी दे रहे थे। अब यार टीचर तो वेजिटा है, ऑर्डर्स वो देगा, वो तय करेगा क्या करना है और क्या नहीं। पर वेजिटा का एटीट्यूड किसी भी सेयन को पसंद नहीं आता। उन सबको लगता है वेजिटा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जो एक्चुअली में वेजिटा है भी। ये सेयंस अभी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये कहते हैं इन सबको वेजिटा पे भरोसा नहीं है। पता नहीं किंग ने वेजिटा के अंदर ऐसा क्या देख लिया, पर इन सबको लगता है वेजिटा इनको ट्रेन करने के केपेबल ही नहीं है। इस बात को सुनते ही मानो वेजिटा का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। एक तो वेजिटा इन सब की मदद करने आया था, इन सबको स्ट्रॉन्ग बना रहा था, और ये सब वेजिटा पे ही शक कर रहे थे। ये तीनों सेयंस सभी सेयंस की ट्रेनिंग छोड़ के वेजिटा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई मीन इससे बड़ी गलती ये सब क्या ही कर सकते थे। वेजिटा को एक तो इतना गुस्सा दिला दिया था, और अब शायद इनकी शामत आने वाली थी। काबा सबको शांत कराने की कोशिश करता है, सबसे यही कहता है कि भाई मेरी बात मान जाओ, मेरे मास्टर को गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि जब उनको गुस्सा आएगा तो में से कोई भी नहीं बचने वाला। और केल भी इसी बात को कहती है। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वेजिटा को गुस्सा आ चुका था और अब वो शांत नहीं बैठने वाला था। वो अपनी असली ताकत बाहर लाने वाला था और सभी सेयंस को दिखाने वाला था कि पावर किसे कहता है। वेजिटा पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में। इस फॉर्म के आने से आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि वेजिटा कितना गुस्सा हो चुका था, पर वो इस फॉर्म को तो नहीं लाता। अब सुपर सेयन ब्लू वेजिटा का सामना ये सब कैसे करेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात कही जा सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा।